प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। साथियों, आप जानते हैं कि पोस्ट बॉक्स नंबर 111 माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात में छुए गए कुछ प्रमुख बिंदुओं का विस्तार है और आज बारी है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 खोलने की। मैं महेंद्र करता हूं आपको नमस्कार। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले सुनते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में व्यक्त किए गए ये विचार। साथियों, बीते दिनों मुझे कई यंग एथलीट्स और उनके पेरेंट्स के संदेश मिले हैं। इनमें खेलो भारत नीति 2025 की खूब सराहना की गई है। इस नीति का लक्ष्य साफ है, भारत को स्पोर्टिंग सुपर पावर बनाना। गांव, गरीब और बेटियां इस नीति की प्राथमिकता है। स्कूल और कॉलेज अब खेल को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। खेलों से जुड़े स्टार्टअप्स, चाहे वो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट हो या मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हो, उनकी हर तरह से मदद की जाएगी। सोचिए, जब देश का युवा खुद के बनाए रैकेट, बैट और बॉल के साथ खेलेगा तो आत्मनिर्भरता के मिशन को कितनी बड़ी ताकत मिलेगी। साथियों, खेल टीम स्पिरिट पैदा करते हैं। ये फिटनेस, आत्मविश्वास और एक मजबूत भारत के निर्माण का रास्ता है। इसलिए खूब खेलिए, खूब खेलिए। हमारे साथ हैं पूनम बेनीवाल। आप भारतीय खेल प्राधिकरण से जुड़ी हैं। इनसे बातें करेंगे नई खेल नीति के बारे में। पूनम जी, नई खेल नीति आई है और खेल नीति या कोई भी सरकारी नीति होती है, उसको लेकर दो चीजें आती है। पहली बात तो ये कि नीति बनाना एक चीज है और वो नीति ग्राउंड में, खास तौर पर खेल में कितनी कामयाब होती है और उसके क्या रिजल्ट्स आते हैं, वो दूसरी बात। तो पहले तो थोड़ा सा ये बताएं कि नई खेल नीति क्या है, उसमें क्या क्या खास बातें हैं, और दूसरी बात, क्या ये जमीनी हकीकत में भी खिलाड़ियों के लिए काम आ पाएगी। एक तो ये 25 साल बाद आई है, तो मतलब सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। कोई भी चीज को अपग्रेड करना बहुत जरूरी होता है। हमारा मोबाइल होता है तो हम उसमें भी सॉफ्टवेयर अपग्रेड करते हैं और वो इसमें हुआ है। जो 2001 की स्पोर्ट्स पॉलिसी थी उसके मुताबिक मास पार्टिसिपेशन पे ज्यादा था कि ब्रॉडनिंग ऑफ पार्टिसिपेशन एट एवरी लेवल। दूसरा, उसका इंटीग्रेशन था एजुकेशन के साथ थोड़ा बहुत, जैसे काम करना और फिर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी, ये सब चीज थी। बट ये जो नई स्पोर्ट्स पॉलिसी है इसमें मेनली 5 पिलर्स हैं। एक तो स्पोर्ट्स एक्सीलेंस एज ग्लोबल स्टेज, आपको ग्लोबल स्टेज पे स्पोर्ट्स एक्सीलेंस लानी है और जिसमें सरकारी तंत्र में भी और हर एक लेवल पे कोचिंग में भी ये मानना है इट शुड बी एथलीट सेंट्रिक, कोच ड्रिवन, साइंटिफिकली सपोर्टेड एंड IT मैनेज्ड। और उसमें ये सारे प्रोविजंस हैं कि आप कोचेस के फ्रेमवर्क को थोड़ा अपग्रेड कर रहे हैं, एथलीट्स के लिए बेस्ट टू बेस्ट सुविधा है, टॉप्स है, टैग है, टीम्स डिवीजन है। देन उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का भी काम है और फिर साइंटिफिक सपोर्ट स्टाफ जो भी चाहिए उसके लिए इक्विपमेंट्स और स्ट्रक्चर भी प्रिपेयर करने का प्रोविजन है। तो ग्लोबल स्टेज पे परफॉर्मेंस के लिए जो पैरामीटर्स चाहिए सब उसमें है। दूसरा है स्पोर्ट्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो दूसरा पिलर है उसके तहत देखो, कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट हम वर्ल्ड लेवल या एशिया लेवल का करवाते हैं, उसमें टूरिज्म तो होगा ही होगा, लोग बाग आएंगे, देखेंगे, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा और इसी में साथ के साथ PPP मॉडल पे काम है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे। फिर CSR फंडिंग का इन्वॉल्वमेंट है, तो वो एक तरह से देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। और जो ये पूरा स्पोर्ट्स पॉलिसी है दैट इज लाइक नेशनल बिल्डिंग का काम कर रहा है। तो थर्ड पिलर इसमें जो बताया गया है स्पोर्ट्स पॉलिसी में, स्पोर्ट्स फॉर सोशल डेवलपमेंट, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी देश के नेशन बिल्डिंग के लिए। सोशल डेवलपमेंट के लिए आप जैसे स्पोर्ट्स फॉर वुमेन वर्टिकल है खेलो इंडिया के तहत, आप स्पेशली वुमेन के लिए टूर्नामेंट करवा रहे हैं। आप डिसेबल्ड जो अपने पैरा गेम्स के बच्चे हैं उनके लिए टूर्नामेंट्स हैं, उनके लिए प्रोविजंस हैं। जो अंडर प्रिविलेज्ड कुछ सोसाइटी है उनके लिए भी कुछ स्पेसिफिक है। प्लस एक सोशल काज के लिए काम है, तो उसमें सोशल डेवलपमेंट भी हो रहा है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ प्रोविजन स्पोर्ट्स फॉर पीपल मूवमेंट। तो पीपल मूवमेंट में क्या है कि एक जन आंदोलन का काम है और उस जन आंदोलन के तहत देयर इज लाइक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट अप्रोच ऑफ पीपल टू स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। प्लस कुछ इंडेसेस ऐसे हैं, फिटनेस इंडेसेस, जैसे फिट इंडिया मूवमेंट के तहत है। हम लोग खुद एज ए कोच काम कर रहे हैं या फिर एज ए एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे हैं, तो अलग अलग पैरामीटर्स हैं कि आप सिटिंग जॉब में इस उम्र में आपका इंड्योरेंस इतना होना चाहिए, स्पीड इतना होना चाहिए। वो पब्लिक के लिए है, तो एक लेमैन भी अपना इवेलुएट कर सकता है, तो वो पूरे इंडिया की हेल्थ के लिए है, तो एक पब्लिक मूवमेंट हो गया। लास्ट बट नॉट लिस्ट, जो फिफ्थ पिलर दैट इज रिगार्डिंग द इंटीग्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स पॉलिसी विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके स्पोर्ट्स
पॉलिसी का इंटीग्रेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोई भी देश का स्पोर्ट्स ग्रूम करता है एक पिरामिड स्ट्रक्चर होता है. इफ यू हैव गॉट क्वांटिटी देन यू कैन अर्न द क्वालिटी ना. तो अगर जैसे ग्रास रूट डेवलपमेंट होता है, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स का इंटीग्रेशन होता है स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के साथ, वहाँ ग्रास रूट पे स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है, तो वहां से जो बच्चे निकल के आएंगे एक्चुअल लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान तो उनका होगा. तो ये 5 पिलर्स काफी अट्रैक्टिव हैं. पर्सनली आई फील किसी भी देश में एफिशिएंट और इफेक्टिव स्पोर्ट्स कल्चर क्रिएट करने के लिए समाज, सरकार और बाजार, इन तीनों का समन्वय होना जरूरी है. सरकार ने पॉलिसी बना दी, समाज में हम जैसे पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनका काम है उस पॉलिसी में पूरा अपना गठजोड़ दिखाएं, और बाजार से हम स्पॉन्सरशिप और स्कॉलरशिप ले सकते हैं, जो CSR फंडिंग भरपूर आ रही है अलग अलग गेम में. दिस इज द बेस्ट टाइम, और ये विन विन सिचुएशन है हर किसी के लिए. पूनम जी, स्कूल पर ही आते हैं या छोटे बच्चों पर आते हैं. स्कूल्स का जहाँ भी जिक्र होता है, खास तौर पर यूँ देखा जाए ग्रामीण इलाकों में या बाकी सरकारी स्कूलों को भी आप देख लें, तो एक तो ये कि स्कूल में बहुत सारे स्कूल्स में PTI तो होते हैं, लेकिन PTI सुबह प्रार्थना करवाना और उसके बाद उसी में 1 2 3 4 करवाना, इसके अलावा बहुत ज्यादा काम करते नजर नहीं आते. दूसरी बात यह है कि शहरों में भी या बहुत सारे जो प्राइवेट स्कूल्स वगैरह हैं, उनके पास जगह का इतना कंस्ट्रेंट है कि बहुत छोटी जगह में बिल्डिंग्स बनाते हैं, उनके पास ग्राउंड्स होते ही नहीं. तीसरी बात यह है कि जहां थोड़ी बहुत स्पोर्ट्स की सुविधा होती भी है, तो सब लोगों का ये रहता है, खासतौर पर बच्चों का और उनके पेरेंट्स का, कि भी इन्हें क्रिकेट ही खिलाया जाए, क्योंकि बच्चे क्रिकेट खेलने में रुचि लेते हैं और खेलना भी चाहते हैं, और ये भी सोचते हैं क्रिकेट में हम IPL वगैरह खेलेंगे. तो स्कूल लेवल पर बहुत सारी दिक्कतें हैं, खासतौर पर ग्राउंड्स की भी है, फैसिलिटीज की भी है और विल पावर की भी है. ये कैसे दूर हो पाएंगे? यही प्रोविजन है स्पोर्ट्स पॉलिसी में जो मैंने पढ़ा उसके थ्रू. वी आर गिविंग द एग्जांपल ऑफ क्रिकेट, वी शुड लर्न फ्रॉम क्रिकेट. अब जैसे क्रिकेट क्यों लाइक करते हैं, देखो उसमें कितना स्पॉन्सरशिप है, IPL खेलते हैं, कितने टूर्नामेंट्स हैं, आपको एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है आपको प्रूव करने के लिए. पैसा भी मिलता है, और पैसा किसी अच्छा नहीं लगता. हमें तो क्रिकेट से सीखना चाहिए. अब जैसे उन्होंने लीग शुरू की है, IPL शुरू किया है, तो एवरी नेशनल फेडरेशन शुड गो फॉर दैट, और उसके लिए चाहिए पैसा, और वो CSR फंडिंग अवेलेबल है इंडिया में भरपूर. यू शुड नो हाउ टू गेट द CSR फंडिंग. और PPP मॉडल पे इतने काम हो रहे हैं, JSW है, रिलायंस है, टाटा है, कितना कितना ये लोग इतना आगे आगे काम कर, लक्ष्य स्पोर्ट्स है. तो एक PPP मॉडल पे CSR फंडिंग के तहत हम क्रिकेट की तरह एक मॉडल बना सकते हैं हर एक स्पोर्ट्स का. रेसलिंग वो शुरू भी किया था, रेसलिंग में बाहर से लोग खेलने आते थे हमारे यहाँ. बॉक्सिंग में भी शुरू हुआ था, लीग वगैरह शुरू किया था, तो वो कंटिन्यू कर. हाँ जी हाँ, तो दैट शुड बी देयर. और जहाँ तक ग्रास रूट्स की बात है, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी के मुताबिक वो सब प्रोविजंस हैं. जब इम्प्लीमेंट करने की बात है, जब तक वो पॉलिसी रोल मॉडल बन के स्टेट तक लागू होना, वो बहुत जरूरी है. तो वो गवर्नेंस भी बहुत जरूरी है. तो एवरी स्टेट गवर्नमेंट शुड टेक इट एज अ रोल मॉडल स्पोर्ट्स पॉलिसी, एंड दे शुड आल्सो इम्प्लीमेंट एट ग्रास रूट्स एज वेल. और जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, कई सस्ते गेम ऐसे हैं जिसके लिए आपको एक स्टेज काफी है. अब बॉक्सिंग लगा लो, अगर आप 4 पिलर लगाएं, रस्से बांधे, बेसिक आप वहां से भी शुरू कर सकते हैं. और फिर धीरे धीरे, जहां तक मैं सरकार का, अभी जैसे सरकार में काम कर रही हूँ, तो वो एक्सप्लेन कर सकती हूँ. खेलो इंडिया स्कीम है. खेलो इंडिया स्कीम के तहत पूरे जो स्पोर्ट्स है, प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स है, उसमें से 3000 खेलो इंडिया एथलीट्स हैं जिनको 10,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है. अब जैसे बॉक्सिंग में अराउंड 160 एथलीट्स हैं जिनको खेलो इंडिया स्टाइपेंड मिलता है, और उससे वो जैसे 12 साल का बच्चा है, 13 साल का बच्चा है, स्कूल जा रहा है, उसको अच्छे जूते पहनने हैं, अच्छे कपड़े पहनने, वो हेल्प मिल ही रहा है. और रही बात ये इंटीग्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स पॉलिसी विद एजुकेशन पॉलिसी हो गया ना, तो वो और ज्यादा रिफाइन हो जाएगा काम. पूनम जी, एक आरोप खिलाड़ियों पे लगता है, और वो खास तौर पर पिछले 10-15 सालों में लगने लगा है. यूँ देखा जाए, पिछले 1 दशक में या उससे भी ज्यादा समय से सरकारी स्तर पर खेलों और खिलाड़ियों को बहुत मदद दी गई है. यानी किसी अच्छे खिलाड़ी को फॉरेन का कोच चाहिए, वो उसे मिल रहा है. स्कॉलरशिप चाहिए, वो उसे मिल रहा है. सुविधा उसको चाहिए, वो उसे मिल रहा है. कुछ आर्थिक सुविधाएं चाहिए, वो भी उसे मिल रहा है. टॉप्स में तो उनको एक निश्चित अमाउंट भी दिया जाता है, और दूसरे खेलों में भी युवा खिलाड़ियों को भी पेमेंट मिल रहा है. इन सब के बावजूद पेरिस ओलंपिक में ये जिक्र हुआ था कि इतनी सुविधाएं देने के बाद भी क्या कारण है कि बहुत सारे देश जहाँ जिनके पास बिल्कुल भी सुविधाएं नहीं है, वो भी मेडल जीत पाते हैं, लेकिन हमारे खिलाड़ी अच्छा नहीं कर पाते. तो कहीं न कहीं आपको नहीं लगता कि खिलाड़ियों के स्तर पर हमारे देश में बहुत कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज है, या उनके फिटनेस लेवल पर कोई इश्यूज है, या उनके विल पावर में कोई इशू है, या मेंटल पावर में कोई इशू है? इतनी सारी सुविधाओं के बावजूद हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस स्तर पर क्यों नहीं पहुंच पाए?
पता है, खिलाड़ी का भी परफॉर्म करने का एक दिन होता है। अगर आप नीरज चोपड़ा का 2021 का एग्जांपल ले ओलंपिक्स का, वहाँ पीटर एंडरसन और इन लोगों को जो उसके ओपोनेंट थे वो उतना भी नहीं मार पाए जो ट्रेनिंग में मार पाते थे, जेवलिन थ्रो करते थे, और नीरज अपना बेस्ट देके गोल्ड मेडलिस्ट हो गया। इस चीज को ऐसे देखे कि नीरज चोपड़ा ने उस जगह परफॉर्म किया जहाँ अच्छे अच्छे फेल हो गए। हर एक खिलाड़ी का अपना दिन होता है। अगर देखा जाए तो 90+ मारते थे सब लोग, ये जो जर्मनी वाले वेटर और ये सब थे, लेकिन नीरज परफॉर्म वेल। अभी पेरिस ओलंपिक की हम बात करें, जैसे हर एक खिलाड़ी के साथ अपनी कुछ इंजरी भी चलती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चलता है दिन में, उस दिन को, और फिर आपका दिन भी होता है। जहां तक तैयारियों की बात है, जो मैंने स्पोर्ट्स साइंसेस की बात की, जो फॉरेन कोच की बात है, और हर फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी। ऐसा नहीं कि भी आप जो मांग रहे हैं वो मिल रहा है। टॉप्स में भी, बिकॉज आई एम क्लोजली इन्वॉल्व, अगर आप कोई भी खिलाड़ी प्रपोजल देता है तो उसका हर एंगल से निरीक्षण करके इफ इट इज रिक्वायर्ड देन प्रोवाइडेड। ऐसा नहीं कि सरकार का पैसा ऐसे ही जाया जा रहा है, अगर नहीं रिक्वायर है तो मना कर दिया जाता है। तो सारे प्रपोजल एक्सेप्ट भी नहीं होते हैं। तो जिस खिलाड़ी को जिस चीज की आवश्यकता है, इवन गवर्नमेंट ही नहीं, JSW है, OGQ है, ये लोग भी पूरा हेल्प करते हैं जो रिक्वायर है। ऐसा नहीं कि भी इंडिया तैयारी कर रहा है, भारत तैयारी कर रहा है, हर एक देश तैयारी करता है और जिसका दिन होता है वो जीत जाता है। ओलंपिक्स में तो सब लोग बराबर हैं, कौन किसको मात दे दे कुछ नहीं पता। लेकिन यह प्रश्न ये उठता है कि उसी ओलंपिक में निशानेबाजी में हमारे शूटर्स जिनके वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है वो वहां जाकर फाइनल में भी क्वालिफाई नहीं कर पाते। हमारे आर्चर्स जो कि वर्ल्ड कप जीत कर आए वो वहां 6 और 7 के निशाने लगा रहे हैं। क्या कारण होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खास तौर पर ओलंपिक में जाकर लक्ष्य सेन इतना अच्छा खेलते हैं लेकिन सेमीफाइनल में जिस ढंग से हार जाते हैं लीड लेने के बाद? क्या कहीं आपको नहीं लगता कि एक मेंटल कंडीशनिंग की भी हमारे खिलाड़ियों को जरूरत है? बेस्ट टू बेस्ट साइकोलॉजिस्ट वी हैव प्रोवाइडेड विद देम, गवर्नमेंट हैज गिवन। अभी अगर आप शूटिंग का देखें, जो वर्ल्ड क्लास हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर हैं वो उनके साथ काम कर रहे हैं, कैनेडियन जो हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर काम कर रहे हैं, एंड ही हैज शोन द रिजल्ट्स, और उन्होंने अच्छा काम भी किया है। अब जैसे मनु भाकर के 2 मेडल आना, फिर उसके बाद एक और मेडल शूटिंग में आया हमारा, तो ऐसा नहीं रिजल्ट नहीं आ रहे, रिजल्ट आ रहे हैं, बट वहां भी कंपटीशन लेवल इतना है, बिल्कुल नेक टू नेक है। लेकिन नेक टू नेक में भी हमारा खिलाड़ी जीत सकता है, वो क्यों नहीं जीत रहा? यही तो बात है कि भी जीतना चाहिए, तो उसके लिए हमें और कंसाइज और स्मार्ट हार्डवर्क करना होगा। और हम लेसन उन चीजों से ही लेते हैं। ऐसा नहीं है ओलंपिक दूसरे दिन हो रहा है तो 4 साल में एक बार आता है, हर कोई तैयारी करके आता है, दिन होता है। आई डू रिमेम्बर अखिल, उसने इतना तैयारी किया था, एवरीबॉडी वाज सेइंग ये तो गोल्ड मेडलिस्ट है। उसने पहली बाउट में वर्ल्ड नंबर 4 को हराया, फ्रांस का अली अबाब। सेकंड बाउट में प्री क्वार्टर में वर्ल्ड नंबर 1 रशियन जो अनबिटन था उसको हराया, एंड एवरीवन इन द गेम्स विलेज वाज अप्रोचिंग हिम एंड सेइंग यू आर गोल्ड मेडलिस्ट, यू आर चैंप, यू आर चैंप। मैं भी उस बात का साक्षी हूं। क्वार्टर फाइनल बाउट में अननोन कंट्री मोल्डोवा, जिसका पहला ही ओलंपिक मेडल था, उससे हार गए। लेकिन एक अच्छी बात ये कि उसके बाद अखिल ने दूसरे बॉक्सर को प्रेरित किया, अपनी सारी ज्ञान उन्हें दिया और उन्हें मेडल दिलवाया। दैट इज फाइन, बट द थिंग इज दैट कि भी अब अखिल के मेडल नहीं चाहता था ना, मैं तो मेरे घर का एग्जांपल दे रही हूँ। और फिर उस दौरान अखिल की भी कुछ इंजरी रही या कुछ रहा, उस बाउट में क्या हुआ क्या नहीं अखिल नोज। तो मतलब इंजरी प्रोन गेम है, हर कोई गेम है, और हर कोई अपना बेस्ट देने के लिए खेलना चाहता है। अब वी हैव गुड एग्जांपल ऑफ विनेश, आई रिस्पेक्ट हर, शी इज वर्ल्ड क्लास एथलीट, बट वेट नहीं आया तो नहीं आया। वो तो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट होती, उसने जापान की जो कभी हारी ही नहीं उनको हराया, तो मतलब पूरा वर्ल्ड उसको सैल्यूट कर रहा है, और नंबर 1 ट्रेंडिंग नाम चल रहा था विनेश का उस टाइम ओलंपिक्स में। हमें ये था कि मेडल गोल्ड, और फिर नहीं रहा। तो मतलब स्पोर्ट्स तो ऐसी चीज है, यू डोंट नो कब क्या हो जाए। अब मैरी कॉम है, पहले उनका 2012 में मेडल आया, शी ट्राइड, रियो में ट्राई किया, 21 में ट्राई किया। आई मीन हर कोई प्लेयर उधर खेलने जाता है, और वहाँ वर्ल्ड लेवल पे बिल्कुल नेक टू नेक कॉम्पिटिशन है, एवरी कंट्री प्रिपेयर्स फॉर दैट। तो वी शुड ट्राई आवर बेस्ट, रेस्ट गॉड नोज। पूनम जी, खेल नीति तो आ गई, आप डाउन द लाइन क्या देखती हैं कि इसका क्या परिणाम देखने को मिलेगा? क्या हम उम्मीद करें कि इस खेल नीति की वजह से आने वाले 5 साल 10 साल में हम हमारे देश में खेलों के वातावरण में और पॉजिटिविटी देखेंगे और अच्छे रिजल्ट्स देखेंगे? कोई भी चीज को पेपर पे लाना बहुत इजी है, इम्प्लीमेंटेशन में रियल चैलेंजेस आते हैं। अब जैसे बहुत अच्छा पॉलिसी है, अगर हम वे फॉरवर्ड देखें इसका, अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वी विल हैव अ गुड गवर्नेंस एट एवरी लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे भी, सेंट्रल लेवल पे भी, और फिर कुछ लीगल फ्रेमवर्क भी साथ में चाहिएगा। फिर जैसे मैंने, अगर इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है, पीपीपी मॉडल चाहिएगा, CSR फंडिंग चाहिएगी, प्राइवेट फंडिंग लेना ही लेना पड़ेगा। सरकार की भी अपनी लिमिटेशंस होंगी फंडिंग करने की, तो पीपीपी मॉडल पे काम होगा तो ज्यादा पैसा, ज्यादा स्पॉन्सरशिप, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, ज्यादा एथलीट्स का सपोर्ट। देन वी कैन से कि एक नेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम है, उसको भी ये अपग्रेड और करेगा। जैसे अभी NSRS है, एथलीट मॉनिटरिंग सिस्टम है, तो एक नेशनल पॉलिसी का फ्रेमवर्क होगा ना जो मॉनिटरिंग के लिए, वो नेशनल कैंप है या स्टेट लेवल के एथलीट
एथलीट्स है उनको मॉनिटर करने में हेल्प करेगा। और फिर ए पॉलिसी को मॉडल पॉलिसी मान के स्टेट गवर्नमेंट्स को भी काम करना चाहिए। देन आई शुड से आज के दिन AI और डाटा एनालिटिक्स जो इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी वी कैन से, उसका बहुत बड़ा रोल है और उसमें भी हमें मतलब टॉप टू बॉटम बहुत काम करना होगा इस पॉलिसी के तहत। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर हम इस पॉलिसी को नेशनल बिल्डिंग के लिए बोल रहे हैं तो ये होल ऑफ ए गवर्नमेंट वी कैन से, एंड इन दैट सेंस कि भी दूसरी मिनिस्ट्रीज के साथ इसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना होगा। अब कल्चरल मिनिस्ट्री, स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन के साथ टूरिज्म मिनिस्ट्री को कोई ना कोई ब्रांड एम्बेसडर बना के ऐसे करना होगा। आई मीन कुल मिला के अब ये जैसे मैंने 5-6 बातें रखी, और भी हैं जैसे आप फिर उसमें आपको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने से ही कुछ मिलेगा। और ग्रास रूट से तो बच्चे ये जो स्पोर्ट्स एजुकेशन पॉलिसी के साथ इंटीग्रेशन हुआ ना, उस पर बहुत काम करके हम बहुत रिजल्ट्स ले सकते हैं। और जो विजन है माननीय प्रधानमंत्री जी का कि 2036 के लिए हम ट्राई करें, तो वो ऐसे ही पूरा होगा। दिस इज द राइट टाइम, वी हैव गॉट द राइट पॉलिसी, नाउ वी शुड वर्क स्मार्टली टू गेट इट थ्रू। पूनम बेनीवाल जी, आपका आभार। साथियों, हमारे साथ हैं डॉक्टर शोभित जैन। आप खेल और युवा मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। शोभित जैन साहब, आपका स्वागत करते हैं। जैन साहब, खेलो भारत नीति लाई गई है। बहुत सारी नीतियां आती हैं, परिवर्तन होते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि भारत के खेल इंफ्रास्ट्रक्चर में ये नीति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस बात में कितनी सच्चाई है? हिंदुस्तान जहां आज खड़ा है, खेल उसके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है हमारे यूथ को मोबिलाइज करने के लिए और नेशन बिल्डिंग के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की तरह देखा जाता है। तो खेलो भारत नीति हमारी इसी विचारधारा को आगे बढ़ाने की चेष्टा है। आप जानते होंगे एक स्पोर्ट्स पॉलिसी थी हमारी 2001 की, बहुत टाइम हो गया था, काफ़ी कार्यरत रही, लेकिन करंट एनवायरनमेंट को फैक्टर इन करके और जो आज हमारी एस्पिरेशन है एज अ नेशन, हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, हम ओलंपिक्स होस्ट करने की बात कर रहे हैं, तो उसको अग्रसर करने के लिए हमारा एक ब्लूप्रिंट रखने के लिए ये खेलो भारत नीति लाई गई है। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो हमने बहुत सारे एस्पेक्ट्स जोड़े हैं जिसको हम आगे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और खेलों को भारत के अंदर एक बहुत ही मेन स्ट्रीम एक्टिविटी के तौर पे लाना चाहते हैं। तो आई एम श्योर कि अब कुछ सालों के अंदर आप खेलो भारत नीति के बहुत पहलू एक्शन में देखेंगे जो जनसाधारण के बीच में भी आपको महसूस होंगे। जन साहब, एक खेल नीति हमारे पास थी, तो 24 साल बाद दोबारा एक नई खेल नीति लाने की जरूरत क्यों पड़ी? खेल नीति एक हमारा ब्लूप्रिंट होता है जिसके ऊपर हम काम करने की मंशा रखते हैं। पब्लिक को ये बताना कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये एक चेष्टा होती है किसी भी पॉलिसी को लाने की। जो 2001 की नीति थी वो उस समावेश में बढ़िया थी, काफ़ी काम भी हुआ, लेकिन अब हमारा एनवायरनमेंट पूरा चेंज हो गया। आज आप टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा साधन बन गया है, नीड बन गया है। साथ में आज वर्ल्ड में इंडिया की जो पोजीशन है उसके अंदर यूथ सेंटर स्टेज पे है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा नीड है जिसको हमने स्पोर्ट्स से पिरोने की कोशिश की है। तो अगर आप 2001 की नीति पढ़ते हैं और आज की नीति पढ़ते हैं तो ये कुछ एलिमेंट्स आपको डिस्टिंग्विश होते हुए मिलेंगे। पहली चीज, आप विजन ही देखें। 2001 में हम ब्रॉड बेसिंग ऑफ स्पोर्ट्स बोल रहे थे और एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स की बात करते थे। आज हमारा विजन है स्पोर्ट्स फॉर नेशन बिल्डिंग। हमने अपने विजन को बहुत ब्रॉडन करा है। फिर उस टाइम पे इकोनॉमिक एंगल बहुत छोटा था। आज हमारी नीति के अंदर हम प्राइवेट पार्टनरशिप, स्पोर्ट्स टूरिज्म, स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप, सभी चीज़ों की बात कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स के माध्यम से भी हम उसके अंदर आगे बढ़ाएंगे और उसको यूज़ करके स्पोर्ट्स को भी आगे बढ़ाएंगे। टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने बोला, आज स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स मेडिसिन, इनोवेशन, ये इतने अग्रसर हो गए हैं। आप कुछ चंद पीछे साल में देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना आगे आ गया है। इन सबको भी यूज़ करना है, अप्लाई करना है स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले बहुत ग्रास रूट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती थी और हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात थी कि भाई कोई स्टेडियम बनाना है, कोई प्लेग्राउंड बनाना है। आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिनेशन को बहुत वाइडन करा है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा हम आज सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी कैपेसिटी, अपनी टेक्नोलॉजी, इनके बारे में भी बात कर रहे हैं। फिर पहले करियर इन स्पोर्ट बहुत बड़ा विषय नहीं था।
आज हम चाहते हैं कि यूथ को करियर पाथवेज मिलें, सिर्फ खेलना ही नहीं, खेलने वाला तो एक हुआ हमारा स्पोर्ट्स पर्सन, कोचिंग, फिर स्पोर्ट्स के अंदर टेक्नीशियंस, रेफरी, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स, इतने सारे स्ट्रीम खुलने लग गए हैं। उन सब की बातें कर रहे हैं जो कि कल को वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दें। जब हमारा पूरा स्पोर्टिंग इकोसिस्टम डेवलप होता है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन माध्यम से भी आती है। इन सबको अचीव करने के लिए हम गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स के रिफॉर्म की बात करते हैं। फिर जो सोशल इंक्लूजन है, पहले वो थोड़ा रूरल और ट्राइबल एरियाज तक ही सीमित लिखा हुआ था। आज हम विमेन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, डिफरेंटली एबल्ड, विज्ञानजन, उन सब की भी बातें करके उन सब को भी हम मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स में लाने की बात कर रहे हैं। इसलिए बेसिकली शायद 24 साल बहुत लंबा एक फेज़ होता है। उस विजन को, उस पाथवे को रीडिफाइन करने की ज़रूरत थी। यही एक अटेम्प्ट है। डॉक्टर शोभित जैन, इससे पहले कि खेल नीति पर कुछ और चर्चा करें, थोड़ा सा इसके मुख्य मुख्य बिंदु क्या हैं, इसकी खास क्या बातें हैं, ये हमारे श्रोताओं को ज़रूर बताएं आप। जी, वैसे तो बहुत लंबा डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं तो सबको निवेदन करूंगा कि खुद भी पढ़ें, लेकिन जनसाधारण के लिए मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। ये नीति को हमने 5 वर्टिकल्स में डिवाइड किया। पहला है हमारा नेशंस एक्सीलेंस एट अ ग्लोबल स्टेज। ये खेलने की बात है। हम चाहते हैं कि ग्रास रूट से लेके एलीट स्पोर्ट्स तक पूरा एक डेवलपमेंटल पाथवे तैयार हो। बच्चे गाँव में खेलते हैं, उनके अंदर से टैलेंट स्काउटिंग हो, आइडेंटिफिकेशन हो, जिसको आइडेंटिफाई किया उसके लिए माध्यम, उसके लिए उसको डेवलप करने के लिए रिसोर्सेज हों। फिर स्पोर्ट्स लीग और कंपटीशन करवाने की बात हुई है, बोथ ग्रास रूट, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, और एथलीट को हमने सेंटर में रखा है। तो एथलीट सेंट्रिक अप्रोच की हम बात कर रहे हैं कि एक एथलीट को जो चाहिए वो प्रोविज़न किया जाए। ऐसा नहीं हो कि जो है आसपास उसके हिसाब से एथलीट बोले कि अब मैं ये कर सकता हूँ। तो एथलीट को अगर स्पोर्ट्स साइंस की ज़रूरत है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की बात है, उसको स्पोर्ट्स स्पेशलाइज्ड मेडिसिन की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी असिस्टेंस की ज़रूरत है, जो एथलीट को चाहिए होता है, इस माध्यम की बात है। दूसरा वर्टिकल हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। अब भारत एक इकोनॉमिक पावर की तरह उभर रहा है। इसमें स्पोर्ट्स को भी हम एक पार्ट बनाना चाहते हैं। वर्ल्ड में ग्लोबल लेवल पे स्पोर्ट्स टूरिज्म एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक सेगमेंट है। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान भी एक स्पोर्ट्स टूरिज्म हब की तरह डेवलप हो, इंटरनेशनल इवेंट्स करे। आपको पता ही है कि हम ओलंपिक्स के लिए भी बिड कर रहे हैं। फिर सिर्फ होस्ट नहीं करना है, सिर्फ खेलना नहीं है, जो सामान और टेक्नोलॉजी लगती है उसमें भी हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान अग्रसर रहे। जैसे मोदी जी ने अपने मन की बात में कहा था कि कितना अच्छा लगेगा कि एक बच्चा अपने मेक इन इंडिया बैट से खेले। तो सारे स्पोर्ट्स में जो सामान लगता है वो सब हिंदुस्तान में एक पूरा स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप हो, मेक इन इंडिया और आत्म भारत के पॉलिसी पे। फिर हम इनोवेशंस को प्रमोट करना चाहते हैं। स्पोर्ट्स के सेगमेंट में स्टार्टअप्स हों, एंटरप्रेन्योर्स हों। फिर हमारा देश सर बहुत वाइड और डाइवर्स है। कुछ हिमालयन स्टेट्स हैं जहाँ पे विंटर स्पोर्ट्स हो सकता है, उसी टाइम पे बीच स्पोर्ट्स कोस्टल एरियाज़ में हो सकते हैं, हिल स्टेट्स में एडवेंचर स्पोर्ट्स हो सकते हैं। तो इन सबको डेवलप करने की बात है ताकि इन एरियाज़ में भी डेवलपमेंट हो। तीसरा वर्टिकल हमारा सोशल डेवलपमेंट है। सोशल डेवलपमेंट में हम जो हमारे वीकर सेक्शंस हैं, इकोनॉमिकली वीकर हो गए, ट्राइबल्स हो गए, विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाने की बात करी गई है, और पीपल विथ डिसेबिलिटी, दिव्यांगजन को भी हम आगे लाके स्पोर्ट्स में जोड़ना चाहते हैं। साथ में हम जो हमारे अपने खेल हैं, इंडिजिनियस खेल, उनको भी बढ़ावा देना चाहते हैं। जो ट्रेडिशनल खेल हैं इनके बारे में हमने रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन, उनकी हिस्टोरिकल रूट्स की भी बात कर रहे हैं, और कैसे हम उनको नेशनल प्लेटफॉर्म और फाइनली इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ले जाएं। फिर स्पोर्ट्स को हम एक माध्यम बनाना चाहते हैं इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए। लोग आपस में खेलते हैं तो दिल भी पास आते हैं। जो इंडियंस बाहर हैं, इंडियन डायस्पोरा, उसको भी स्पोर्ट्स से माध्यम से हम उसकी रूट्स के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। फाइनली एक स्पोर्ट्स में वॉलंटियरिंग, यूथ की पार्टिसिपेशन थ्रू वॉलंटियरिंग प्रोग्राम्स, उसको भी बढ़ाना चाहते हैं। एक अच्छा बड़ा गेम ऑर्गेनाइज होता है, उसमें बहुत लोग अपना योगदान देते हैं,
उसके अंदर वॉलंटियर्स आर अ बिग कंपोनेंट, तो उसको भी बढ़ाने की बात है। फिर चौथा वर्टिकल है जिसमें हम बोल रहे हैं कि स्पोर्ट्स को एक पीपल मूवमेंट बनाना है। पीपल मूवमेंट मोदी जी ने भी आजकल बहुत बार रेस किया है कि ओबेसिटी हमारी एक प्रॉब्लम हो रही है, लाइफस्टाइल डिजीजेज एक प्रॉब्लम हो रही है। तो जब खेल कूद जन साधारण की लाइफ में आता जैसे है, मूवमेंट पर फिट बहुत जोर इंडिया, देते हैं प्रधानमंत्री जी, तो उसको हमें एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाना है। और ले जाने के कुछ हमने एक पाथवे डिफाइन किया कि अब हम कैसे उसको ले जाएंगे। इसके अंदर हम कुछ रैंकिंग्स की बात कर रहे हैं कि चाहे स्कूल हो, चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे कॉलेजेस हों, वो फिटनेस पे कैसे ध्यान देते हैं, उसके हिसाब से हम उनको एक रैंकिंग की बात कर रहे हैं। उनके अंदर फिटनेस पे ध्यान कैसे दिया जाए, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स कैसे इक्विप हों, स्कूल के लेवल पे ही स्पोर्ट्स और फिटनेस एक बच्चे के एजुकेशन में पिरोने की बात है। और फाइनली हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, क्योंकि सर स्पोर्ट्स तो शुरू होता है एक बच्चे से, बच्चा होता है स्कूल में, तो स्कूल में ही वो पढ़ने के साथ साथ स्पोर्ट्स पे भी ध्यान दे, फिटनेस पे ध्यान दे, उसको वो अपॉर्चुनिटी मिले। अगर वो प्रोफेशनली आगे बढ़ना चाहता है वो अपॉर्चुनिटी मिले, नहीं बढ़ना चाहता तो भी खेले, मैदान में बाहर आए। ये सारे 5 कंटूर्स हमारे हैं। इसको थोड़ा स्ट्रक्चर करके एक नीति के अंदर स्ट्रक्चर करके वर्टिकल्स में बांटा गया और इसी के अंदर आगे एक्शन प्लान की बात। डॉक्टर शोभित जैन, आपने जिन बातों का जिक्र किया वे पहले से हो रही हैं, यानी खेलों को लेकर जागरूकता हमारे देश में है, खेलों के आयोजन हो रहे हैं और जो पार्टिसिपेशन है प्राइवेट बॉडीज का उनका भी बढ़ा है। वो ऑलरेडी बहुत सारे फाउंडेशंस अब खेलों में सहयोग कर रहे हैं। ये सब होने के बाद भी इस खेल नीति से क्या फर्क पड़ेगा? देश का रोड मैप है कि आगे हम कैसे खेलों को बढ़ाना चाहते हैं, तो जो हम एफर्ट कर रहे थे उनको इसमें डाला गया और आगे कैसे करना है, उस पे अग्रसर कैसे होना है, इसकी बात की गई। नीति में आने के बाद इट बिकम्स अ काइंड ऑफ अ विजन फॉर अस। तो अब जितनी स्कीमें आगे लाई जाएंगी, जो स्कीम वापस रिव्यू हो के एक्सपैंड करी जाएंगी, और ये नीति केवल स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। ये एक तरह का मार्गदर्शन मिलता है कि कल को एजुकेशन पॉलिसी के अंदर क्या करना है, यूनिवर्सिटीज़ में क्या करना है, आप वर्क प्लेस में क्या करना चाहते हैं, गांव में भी कोई कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें क्या करना है। तो ये स्पोर्ट्स नीति पूरे गवर्नमेंट की है, नेशन की है, तो ये सबको साथ मिला के अग्रसर चलने के लिए ये टेम्पलेट बनाया। डॉक्टर जैन, थोड़ी सी बात स्पोर्ट्स बॉडीज की करते हैं, फेडरेशंस की करते हैं। सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो मानक हैं वो इस बात पर जोर देती हैं कि जो भी फेडरेशन है जिस भी खेल से संबद्ध वो ऑटोनोमस है और उनमें सरकार का जितना कम दखल हो या नहीं हो तो बेहतर है। तो ऐसा तो नहीं कि इस खेल नीति के माध्यम से कहीं ना कहीं इन तमाम फेडरेशंस की ऑटोनॉमी पर भी कोई न कोई प्रभाव पड़ रहा हो? जी बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट जो गवर्नमेंट की सोच है बिल्कुल यही है, सारे खेल ऑटोनोमस हैं, लेकिन ऑटोनॉमी शुड बी रिस्पॉन्सिबल ऑटोनॉमी। हम चाहते हैं कि जितने फेडरेशंस हैं वो अपने आप को प्रोफेशनलाइज करें। उसके लिए जो एक रोड मैप है उसके एंगल से ही इसमें चीज़ें डाली गई थी। कहीं भी किसी की स्वायत्ता के ऊपर कोई बाधक बनने का ना तो इंटेंशन है और ना ही इसमें कोई प्रोविजन है। डॉक्टर जैन, भारत खेलो नीति जो है इसके बारे में बहुत सारे हलकों में चर्चा है। एक चर्चा तो ये कि सरकार की तरफ से एक ईमानदार प्रयास हुआ है कि जो खेलों को लेकर एटमॉस्फेयर बना, खासतौर पिछले 10 सालों में, एक दशक में देखें कि खेलों के प्रति जागरूकता, सरकार का समर्पण, प्रधानमंत्री से लेकर एक आम आदमी तक खेलों के प्रति जो दृष्टिकोण इसमें बदलाव आया है, इसमें कोई संदेह नहीं। खेलो भारत नीति उस दिशा में एक प्रयास तो जरूर है, लेकिन कोई भी नीति, सरकारी नीति हम जब भी लाते हैं, नीति लाना अलग होता है और उसको ग्राउंड पर उसका पालना होना और उसकी उसी भावना के अनुरूप अनुपालना हो, ये अलग चीज होती है। आपको लगता है कि ये नीति तो हम ले आए और इसकी अनुपालना ग्राउंड पर भी इसके मानकों के अनुरूप क्या हो पाएगी? ये नीति लाते हुए हमने एक संकल्प किया है कि इसको सक्सेस बनाना है, और सक्सेस एक तरफा अप्रोच से नहीं होगा। इसमें हमने वन गवर्नमेंट अप्रोच की बात करी कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की सारे विंग जब अपना काम कर रहे हैं तो उसमें एक कंपोनेंट स्पोर्ट्स नीति का भी रहे, जहाँ पे स्पोर्ट्स टच होता है वो उसके अंदर डवटेल कर पाए।
फिर ये एक नेशनल पॉलिसी है। बहुत से स्टेट्स के पास अपनी पॉलिसी हैं, कुछ पुरानी हो गई, कुछ लोग रिवाइज कर रहे हैं, कुछ लोगों की नई हैं, कुछ स्टेट्स की। तो बाकी स्टेट्स भी फिर इसको एक अपना बेंचमार्क मानते हुए उसके साथ अपनी नीति को जोड़ सके। फिर इसके अंदर हमने ये नहीं कहा कि सब कुछ सरकार ने करना है। प्राइवेट सेक्टर की एंगेजमेंट एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, उसके ऊपर बहुत एम्फेसिस दिया गया है। तो प्राइवेट सेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट, स्पोर्ट्स फेडरेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, सब ने मिल के इसमें अग्रसर होना है। इसमें एक आगे इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क की भी बात है कि जो भी हमने सोचा है उसको कैसे करेंगे। अब आप आगे देखेंगे कि धीरे धीरे वो फ्रेमवर्क्स एक्शन में आएंगे, ताकि हम उसको देख पाएं कि हम कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, कहाँ हमें कुछ और ट्वीकिंग की ज़रूरत है, कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, कहाँ फंड्स की ज़रूरत है। तो उसके आगे वो सारी चीज़ें अब एक्शन में लाई जाएंगी। डॉक्टर शोभित जैन, दुर्भाग्य से खेलों को परिणाम से जोड़ा जाता है, यानी किसी देश के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना अच्छा प्रदर्शन किया है, राष्ट्र के लिए ओलंपिक्स में कितने पदक जीते हैं, या एशियाई खेलों में कितने जीते हैं, या राष्ट्रमंडल खेलों में कितने जीते हैं, या विश्व कप में कैसा प्रदर्शन किया है, उस परिणाम से ही उस राष्ट्र का खेलों के प्रति समर्पण आंका जाता है। ये बात सही है और तय है। एथलीट्स से लेकर फेडरेशन से लेकर एक आम आदमी तक की पिछले एक दशक में खेलों के प्रति सरकारी स्तर पर समर्पण बढ़ा है। यानी अब खिलाड़ियों को सुविधाओं को लेकर भी कोई कमी नहीं है, अब खिलाड़ियों के सम्मान में कोई कमी नहीं है। यहाँ तक कि वे खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, स्वयं प्रधानमंत्री खुद उन्हें फोन करके उनका हौसला बढ़ाते हैं कि कोई बात नहीं, आपने अच्छा इस बार नहीं किया, लेकिन आपके समर्पण में कमी नहीं है, आप आगे अच्छा कर पाएंगे। ये सब होने के बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, खासतौर पर ओलंपिक स्तर पर, अभी भी हमारा प्रदर्शन उन मानकों के अनुरूप नहीं है। क्या कुछ कमी रह पाती है, और वो जो कमी रह पाती है, क्या इस खेलो भारत नीति से पूरी हो पाएगी? ये एक एनालिसिस का मुद्दा है जो कई बार किया जाता है। दूसरा, जो आप मेडल की बात कर रहे हैं और ओलंपिक में, वो मेडल आज नहीं आता। जो आज हम एफर्ट करते हैं उसका रिजल्ट कुछ साल बाद आता है। जैसे आपने खुद ने बोला कि अब ओलंपिक में हमारी प्रेजेंस दिखने लगी है। आप देखेंगे आगे बढ़ता जाएगा ये, और आई एम श्योर कि सक्सेस रेट भी बढ़ेगा। हमारा संकल्प तो यही है कि हम ओलंपिक्स या डिफरेंट इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में हम एक स्पोर्टिंग पावर की तरह आए। तो आज जो बच्चा स्कूल में है, वो जब सीखना शुरू होता है, ट्रेन होना शुरू होता है, और फिर सिलेक्ट करता है कि मेरे को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना है, उसको वो सहूलियतें मिलें, तो जब वो एक ग्रास रूट से डेवलपमेंटल स्टेज पे जाता है और फिर ही वो एलीट पे जाता है। हम सीधा एलीट पे अगर एफर्ट करें तो हमारा बहुत लिमिटेड सक्सेस रहेगी। इसीलिए ये नीति ने बहुत ज़्यादा ग्रास रूट लेवल के ऊपर एफर्ट के लिए इसमें प्रावधान किया है। तो मैं बहुत श्योर हूँ कि कुछ सालों बाद आप देखेंगे कि इंडिया वुड इमर्ज एज अ स्पोर्टिंग पावर, बोथ रिजल्ट्स के हिसाब से भी, और एक जनसाधारण में स्पोर्ट को जो इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, हमारी लाइफस्टाइल में आना चाहिए, उसके साथ। इसी नीति में आपने स्पोर्ट्स टूरिज्म का जिक्र किया। देखा जाए तो चीन ने पिछले 2 या 3 दशकों में स्पोर्ट्स टूरिज्म में बहुत वृद्धि की है। लगभग हर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बड़ा आयोजन चीन में होता है, और इसका परिणाम उनके खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर भी नजर आता है। भारत में भी सच बात यह है कि 2010 के राष्ट्रमंडल खेल जब आयोजित किए गए, उससे देश में एक तरह का खेलों का माहौल बना। उन खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, और उन खेलों के दौरान जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना, उसका लाभ आगे भी देखने को मिला। अब हमारी सरकार का यह प्रयास है कि 2030 के राष्ट्रमंडल खेल भी हम आयोजित करें, 2036 के ओलंपिक खेल भी हम आयोजित करें। तो इन खेलों के आयोजन के माध्यम से भी आपको क्या लगता है कि जो हमारे राष्ट्र की खेल क्रांति एक तरह से अब चल रही है, इसमें बढ़ोतरी होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि हम ज़्यादातर स्पोर्ट्स के अंदर बोलते हैं होम ग्राउंड। जब अपने यहाँ कोई टीम खेलती है, उसका उत्साह ही अलग होता है, और उसको जीतने का जो चाह होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो जब हम अपने देश में इतने बड़े इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसके अंदर हम जीतना भी चाहेंगे, मेडल्स भी लाना चाहेंगे। इसीलिए इस नीति में दोनों बातें की गई हैं, एक तरफ ऑर्गेनाइज करने की, और दूसरी तरफ उसके अंदर एक अच्छी परफॉर्मेंस लाने के लिए प्रिपरेशन की। और जहाँ तक स्पोर्टिंग कल्चर का सवाल है, मैं उसमें एक मानक समझता हूँ। जब एक माँ बाप
अपने बच्चे को बोलते हैं कि चल खेल, ये एक बहुत बड़ी बात है। और आज की तारीख में धीरे धीरे आप देख रहे होंगे बहुत से माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छा टेनिस खेले, क्रिकेट खेले, कोई भी खेल खेले और उसके अंदर प्रोफेशनली जाए, जो कि पहले ऐसा माहौल नहीं था। इसीलिए हम उसके अंदर क्लियर करियर पाथवेज की बात कर रहे हैं, ताकि जितने भी आप देखेंगे ओलंपिक के अच्छे एक्सेलेंस वाले देश हैं, उनके अंदर जो यूथ पावर है वो स्पोर्ट्स को करियर की तरह लेते हैं, तो उसको बढ़ाने की चेष्टा है। इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। सच बात यह है कि स्पोर्ट्स में किसी ज़माने में भारत पर यह आरोप लगता था कि यहाँ पर सिर्फ क्रिकेट की बात होती है, और देखा जाए तो सिर्फ क्रिकेट खिलाड़ियों के पास ही पैसा है या उन्हीं के पास कैरियर है। वो एक छोटा सा एक IPL खेलकर भी एक क्रिकेट खिलाड़ी जो एक लड़का ही है करोड़पति हो जाता है, और बाकी दूसरा एथलीट बेचारा 10 साल खेल रहा है और उसके बाद भी उसका मेडल आया नहीं आया तय नहीं है। लेकिन इससे विपरीत बात यह है कि राज्य सरकारों ने और खासतौर पर केंद्र सरकार ने सबने मिलकर प्रयास तो किए हैं, और इसका एक सुंदर उदाहरण हरियाणा है। हरियाणा ने अपने यहाँ पर जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी थे उन्हें नौकरी देने का, अच्छी नौकरी, डिप्टी SP, और उस पंजाब ने भी शुरू किया, राजस्थान ने भी शुरू किया, बहुत सारे राज्यों ने खिलाड़ियों को, ताकि उन्हें अपने कैरियर की चिंता ना हो, ये प्रयास तो हुआ। खिलाड़ियों को सुविधा, रिकग्निशन और उनकी कैरियर एश्योरेंस, ये बातें तो हुई। लेकिन इसके एक विपरीत बात भी सुनाई पड़ती है कि बहुत सारे खिलाड़ी बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आ रहे हैं। किसी के पिताजी रिक्शा चलाते हैं, किसी के पिताजी किसान हैं, किसी के पिताजी ने कर्जा लेकर और उनको हॉकी दिलवाई या बैट दिलवाया, और उसके बाद भी उस बच्चे ने अच्छा किया। तो बहुत बार ये सुविधाएं जो है उसके बिना खिलाड़ी आगे आ रहे हैं। जो बच्चे ये पिक करना चाह रहे हैं बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हैं, क्या इन तक भी सुविधाएं पहुंच पाएंगी? हमारी चेष्टा तो यही है कि हर बच्चा जो खेलना चाहता है उसको सुविधा मिले। हो सकता है कहीं किसी जगह कमी पेशी हो, यही इस नीति की मार्गदर्शन में हम चाहते हैं कि हर खिलाड़ी के पास सुविधाएं पहुंचे, उसको अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए जो चीज़ें चाहिए और वो उसमें पहुंच विश्वास भी जगे कि वो उसका जगे। भविष्य सुरक्षित है। बिल्कुल विश्वास जगे, और तभी मैंने बोला था कि उस बच्चे के साथ उसके माँ बाप का भी विश्वास जगे, और जो कि ये चेंज अब आप देख रहे हैं धीरे धीरे आ रहा है और आगे बहुत जल्दी ही आना। डॉक्टर शोभी जैन, जाते जाते थोड़ा सा जिक्र माननीय प्रधानमंत्री जी का करते हैं। वो इसलिए अनिवार्य हो जाता है कि पिछले 1 दशक में या उससे भी ज़्यादा समय से माननीय प्रधानमंत्री जी खेलों को लेकर एक तो खुद व्यक्तिगत बहुत रुचि रहते हैं, खेलों के बजट में, खिलाड़ियों की सुविधाओं में वो व्यक्तिगत रुचि लेते हैं, और खेलों का माहौल देश में बने और देश स्वस्थ बने और हमारे बच्चे खेल खेलें, इसके लिए वो खुद बहुत कोशिश करते हैं। अब बताएं कि प्रधानमंत्री की ये नीति, उनका ये समर्पण धीरे धीरे क्या इस देश को खेल क्रांति की तरफ ले जा रहा है, और ले जा रहा है तो इसके परिणाम हमें कब तक देखने को मिल सकते हैं? आज जो ये नीति आई है ये हमारे प्रधानमंत्री का ही विजन है। हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी ने ये पूरी नीति को उन्हीं के मार्गदर्शन के अंदर लाए हैं, और जितना एफर्ट पिछले 10 साल में हुआ है मेरे ख्याल से पहले कभी देखने को नहीं मिला है। आंकड़ा देखूं अगर मैं, तो करीबन 1200 करोड़ का बजट था 13-14 में, आज ये बढ़ के 3700 प्लस करोड़ का बजट 3 हो गुना गया। तो कम से कम हो ही गया। तो ये तो हो गया बजट, लेकिन आप इसकी प्रेजेंस देखें, प्रधानमंत्री जी मन की बात में कितनी बार स्पोर्ट्स के लिए बोले हैं, तो ये एक बज़वर्ड की फोन तरह मिलाकर बात करते हैं बिल्कुल उससे। करते हैं। और आज आप किसी भी खिलाड़ी से बात करें तो उसको ये नहीं लगता कि देश मेरे साथ नहीं खड़ा है, उसके ऊपर उल्टा एक भार होता है कि मेरे को देश के लिए कुछ करके दिखाना है। ये जज्बा आना बहुत ज़रूरी है, स्पोर्टिंग स्पिरिट और स्पोर्टिंग कल्चर पूरे देश में। इस नीति के माध्यम से हम चाहते हैं कि ये आगे कुछ सालों के अंदर ये बहुत ज़्यादा गांव-गांव से लेके हर शहर तक ये इंट्रेंच होगा, और अगली जनरेशन में स्पोर्ट्स मेरे ख्याल से एंड नहीं मीन्स हो जाएगा हमारे लिए। डॉक्टर शोभित जैन, जाते जाते वे बच्चे जो खेलते हैं और खेलना चाहते हैं उन्हें क्या कहेंगे? अब एक ही हमारा प्रयास है कि जो पहली बात तो हर बच्चा खेलना चाहे खेले, और जिसके मन में इच्छा है उसको संसाधन मिले और अपॉर्चुनिटी मिले, इसकी व्यवस्था करने के लिए नीति है। तो आगे जितने भी आप देखेंगे कि गवर्नमेंट के एक्शन हैं, इसी को कारगर रूप से ग्रास रूट पे उतारने के लिए करे जाएंगे। तो कुछ सालों में आप देखेंगे कि इस नीति में जो बातें करी गई हैं वो सब कैसे हो रही हैं। डॉक्टर शोभित जैन, आपका हृदय से आभार।
खेलो भारत नीति 2025 को लेकर हमने कुछ बातें की अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज और ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी अंजुम मौडगिल से। हमने सबसे पहले अंजुम से जानना चाहा कि नई खेल नीति के आने के बाद खिलाड़ियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जो ये नीति आई है इसमें मेन मोटिव और मेन जो लक्ष्य है मोदी जी का, वो गवर्नमेंट का यही है कि जो भारत है उसको स्पोर्टिंग सुपर पावर बनाना है। चाहे वो गांव में लड़कियां या लड़के गेम खेल रहे हों या वो कोई भी है जो गेम की फील्ड में कुछ भी काम करना चाहे, कोई मैन्युफैक्चर करना चाहे, कोई इक्विपमेंट या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहे। सो आई थिंक उन सब चीज़ों को जो सपोर्ट मिलेगी वो इस नीति के अंडर आती है। बतौर खिलाड़ी आपको लगता है कि ये आपके लिए मददगार होगी नई नीति? बिल्कुल। आई थिंक मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ और हमने देखा है कि अभी वहाँ पे काफ़ी चंडीगढ़ मोहाली में काफ़ी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर है जो यूज़ नहीं हो रहा है या वहाँ से प्रॉपर टैलेंट नहीं निकल के आ पा रहा है। तो इस नीति के अंडर हम देखेंगे कि हर स्कूल कॉलेज में ऐसे नहीं है कि स्पोर्ट्स को सिर्फ एक लेक्चर बनाया जाए, बट उसको इनकॉर्पोरेट करके आपका लाइफ का हिस्सा बनाया जाएगा। तो जब हम ये सब चेंजेस देखेंगे स्कूल और कॉलेज में, तब हमें अपने आसपास और अपनी गेम में और भी ज़्यादा लोग मिलेंगे जो उसमें पार्टिसिपेट करें और अपने टैलेंट को नर्चर कर पाएँ। क्योंकि कई बार बहुत लोगों में टैलेंट होता है बट आपको अपने स्कूल कॉलेज और अपने गांव शहर में वो सपोर्ट या फैसिलिटी नहीं मिल पाती। बट आई थिंक इसके बाद आपको वो ग्रास रूट लेवल पे ऊपर आने के लिए बहुत सपोर्ट मिलेगी। अंजुम, पिछले लंबे समय से या यूं कहें कि लगभग एक दशक से सरकार के स्तर पर खेलों और खिलाड़ियों के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई गई हैं। आपको लगता है कि इन्होंने देश में एक खेल क्रांति लाने में मदद की है? ये जो नीति है सिर्फ स्टूडेंट्स या एथलीट्स के लिए नहीं है, उनके पेरेंट्स के लिए भी है और भी लोगों के लिए जो खेल से जुड़ना चाहते हैं। चाहे वो कोई भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट्स हैं जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट सिखाते हैं या कोई भी ऐसे हैं जो स्पोर्टिंग इंडियन का जो स्पोर्टिंग कल्चर है उसको बढ़ावा देना चाहते हैं। तो एथलीट्स के अलावा भी जब आप उन चीज़ों पे काम करते हो जो स्पोर्ट्स को सपोर्ट करे, चाहे वो पेरेंट्स हैं या बिजनेसेस हैं या कोई भी और कॉरपोरेट्स हैं जो सपोर्ट एथलीट्स को सपोर्ट करना चाहें, जब आप उनको वो प्रॉपर रिकॉग्निशन और सपोर्ट मिलती है या उन्हें और क्लैरिटी मिलती है कि इस चीज़ से क्या होगा, तो वो पक्का से इंडिया की स्पोर्टिंग जो कह लो आप, अगर आपको मेडल के तौर पे गिनना है या कितने लोग स्पोर्ट्स करते हैं उस पे गिनना है, तो उसको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली इम्प्रूव करेगा। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं हमने इतने सालों में स्पोर्ट्स को एक मेन टॉपिक की तरह सुना ही नहीं था। हम जो सीनियर एथलीट्स हैं अब जाके हर कोई एक दो मेन 31 ईयर्स में भी सीनियर एथलीट हो जाता है। हाँ जी, आई थिंक मैं अपने इवेंट में अभी सीनियर हूँ, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हाँ, जितना इतने सालों का एक्सपीरियंस है उसमें एटलीस्ट शुरू के 10 सालों में तो हमने स्पोर्ट्स के बारे में इतना ना होते हुए सुना है, ना इतनी रिकॉग्निशन मिली है, ना देखा है। सिर्फ एक दो ही मेन इंडिया में स्पोर्ट्स हैं जिन पे ज़्यादा फोकस करते हैं लोग, बट अब हमने देखा है कि वो 2-3 गेम्स के अलावा बाकी हर गेम में इतना रिकॉग्निशन, इतनी लीग्स हो रही हैं जिसमें खो खो लोग देख रहे हैं, कबड्डी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, शूटिंग। तो अभी जो भी आई थिंक हम पॉजिटिव चेंज देख रहे हैं वो गवर्नमेंट के सपोर्ट, मीडिया के सपोर्ट की वजह से देख रहे हैं, और ये सब ऐसे ही चलता रहेगा तो इंडिया बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टिंग नेशन बनेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार खेलों पर बहुत जोर देते हैं और खिलाड़ियों की तो वो दिल खोल कर तारीफ करते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं। वे चाहते हैं कि देश फिट बने, स्वस्थ बने, और उनके विजन को लेकर आप क्या कहेंगी? आई थिंक जितना मोदी जी का विजन बेसिकली इतना क्लियर और इतना स्ट्रॉन्ग रहता है स्पोर्ट्स के प्रति, वो हमने एज एथलीट्स खुद उनसे मिलके भी एक्सपीरियंस किया है। जब हम उनसे चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद मिले, ओलंपिक जाने से पहले, ओलंपिक जाने के से आने के बाद, आई थिंक वो उनकी उनके ऑरा में, उनकी बात करने के तरीके में वो झलकता है कि हाँ, वो कितना पैशनेटली चाहते हैं इंडियन स्पोर्टिंग को, स्पोर्ट्स को वर्ल्ड में टॉप पे देखना। और इतनी सारी पॉलिसीज़ जो हैं, चाहे वो टॉप्स है, खेलो इंडिया है, या फिर ये जो नीति आई है, या जो हमारा नेशनल बिल आया है, आई थिंक वो एक बहुत ही माइलस्टोन्स हैं इंडियन स्पोर्ट्स के करियर, इंडियन स्पोर्ट्स के लिए, कि हम देख सकते हैं कि जो उनका
विजन है इंडिया के लिए वो बहुत ही पॉजिटिव है इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट। एंड हमने इंडिया मतलब कभी भी नहीं ऐसा हुआ था कि एक गेम ने 3 मेडल जीते, वो हम पॉजिटिव रिजल्ट्स देख रहे हैं। एथलेटिक्स में मेडल आना शुरू हो गए हैं, हॉकी के आ रहे हैं, शूटिंग के आए हैं, बॉक्सिंग, रेसलिंग। आई थिंक ये सब चीज़ें हैं जो आपको और मेडल्स दिलवाएंगी और लोग एक्टिवली स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे। अंजू मौडगिल, आपका हृदय से आभार। साथियों, खेल सिर्फ मैदान और खिलाड़ियों तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे तन और मन को भी स्वस्थ रखने में मददगार होते हैं। और जहां तक खिलाड़ियों का प्रश्न है, उनका प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर राष्ट्र का गौरव भी बढ़ाता है। देश में हर स्तर पर खेलों और खिलाड़ियों के प्रति समर्पण का माहौल बने और ये जिम्मेदारी बच्चों से ज्यादा उनके अभिभावकों और समाज की भी है। स्वस्थ रहेगा इंडिया, फिट रहेगा इंडिया और खेलता रहेगा इंडिया, तो प्रधानमंत्री के सपनों का भारत भी स्वस्थ और फिट नजर आएगा। मन की बात के प्रसारण वाले रविवार को छोड़कर बचे हुए सभी रविवारों को हम लेकर आते हैं आपके लिए पोस्ट बॉक्स नंबर 111, जिसमें हम करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात में प्रकट किए गए कुछ प्रमुख बिंदुओं का विस्तार। मन से मन की बात के साथ जुड़कर आगे बढ़ते हैं तो देश आगे बढ़ता है। यही सिलसिला जारी रखेंगे। फिलहाल महेंद्र सिंह लालस को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे महेंद्र सिंह लालस। पोस्ट बॉक्स नंबर